काली बहू का मायके से अच्छा ससुराल। दृष्टि एक कॉफी शॉप में नीरज के साथ बैठी होती है और रो रही होती है। दृष्टि, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखो। कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब से मैं मेरे घर में पैदा हुई हूँ, तब से ही मेरे साथ ऐसा भेदभाव होता जा रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव आखिर क्यों हो रहा है? आखिर क्यों सब तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? जरा देखो मेरी तरफ। मेरा रंग कितना काला और सांवला है, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और तो और पिताजी ने मुझे आगे पढ़ाने के लिए भी मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं अब घर में ही रहूं और घर के कामकाज सीखूं। लेकिन दृष्टि, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? तुम तो पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मेरी जल्द ही किसी से शादी करवा देंगे। समय बहुत हो गया है, अब मुझे मेरे घर चले जाना चाहिए। दृष्टि अपना बैग उठाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद नीरज वहीं बैठा रह जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी सौतेली माँ निर्मला उससे कहती है, क्या री, बड़ा समय लगा दिया तूने कॉलेज से वापस आने में। माँ, दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए मुझे रास्ते में रुककर अपनी चप्पल जुड़वानी पड़ी। निर्मला तुरंत उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे झूठ बोलेगी और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? मैं सब जानती हूँ कि तू अपने आशिक से मिलकर आ रही है। कान खोल कर सुन ले, कुछ दिनों में तेरी शादी तय हो जाएगी और अगर तूने दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ और पैर काट के कब्रिस्तान में दफना दूंगी। ये सुनकर दृष्टि रोने लगती है और रोते हुए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर जाती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मेरे साथ इतना बुरा सलूक मत करो। मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। तो फिर इंतजार किस बात का है? जा, घर में जाकर काम कर ले। अपनी सौतेली माँ की बात मानकर दृष्टि रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को रुपेश नौकरी से वापस आता है और उसका बेटा चिराग उसके पास होता है और उसी से कहता है, पिताजी पिताजी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे लिए एक रिमोट कंट्रोल कार लेकर आना। आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार लेकर आए हो? हाँ हाँ, मैं तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया हूँ। ये ले मेरे प्यारे बेटे और जा इससे खेल ले। रुपेश ऐसा कहकर अपने बेटे को रिमोट वाली कार दे देता है, जिसके बाद चिराग उस रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलने लगता है। कुछ ही देर में रुपेश के पास दृष्टि आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए हो। मैंने आपको कहा था कि मेरा सूट फट गया है, मुझे एक नया सूट दिला दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे एक नया सूट दिलवा सकूं। वैसे भी अब तेरी शादी होने वाली है और तेरी शादी में मुझे बहुत सारा पैसा बेफिजूल ही लगाना होगा। ऐसा कहकर रुपेश वहां से उठकर चला जाता है। ये सुनने के बाद बेचारी दृष्टि को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो रोते रोते रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने पिताजी का क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ मेरे रंग सांवले होने की वजह से उन्हें मुझसे इतनी परेशानी है। दृष्टि से बर्तन धोते धोते अचानक से एक कांच का बर्तन टूट जाता है। बर्तन टूटने की आवाज सुनते ही निर्मला वहां पर आ जाती है और टूटे हुए बर्तनों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। जब देखो घर के अंदर नुकसान करती रहती है। तुझे तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। निर्मला दृष्टि के बाल पकड़कर उसे जोरदार तमाचा मारने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। आज तो तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार दोबारा तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए अपनी इस काली सूरत को थोड़ा मेकअप से सजा लियो। ऐसा कहकर निर्मला वहां से अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी दृष्टि वहां रोते रह जाती है और वो रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ, मुझे अपने पास बुला लो ना। बेचारी दृष्टि रो ही रही होती है कि वहीं दूसरी तरफ नीरज दृष्टि के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है। पूरा हफ्ता हो गया है, दृष्टि अभी तक कॉलेज में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेने भी नहीं आई। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते वो नहीं आई? मुझे इस बात का पता लगाना होगा।
अगले दिन जब सवेरा होता है तो नीरज दृष्टि से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो दृष्टि के घर पहुंचता है तो वो खिड़की से झांक कर घर के अंदर की तरफ देखता है। अरे, ये सब क्या चल रहा है? लगता है दृष्टि बिल्कुल सच कह रही थी। उसकी सौतेली माँ उसकी जबरदस्ती किसी से शादी करवा रही है। मुझे ये सब किसी तरह से रोकना ही होगा। नीरज को कुछ समझ नहीं आता है, जिसके चलते वो अपनी एक दोस्त पूनम के पास जाता है और उसी से कहता है, पूनम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो दृष्टि की सौतेली माँ उसके साथ ज्यादती करेगी और किसी बुरे इंसान से उसकी शादी करवा देगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह से कल दृष्टि को काली पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में ले आना। अगर दृष्टि नहीं आई तो वैसे भी वो कितनी सांवली है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी। तुमने सही कहा, मुझे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, लेकिन दृष्टि जैसी लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी। वो समझदार है और उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की ही चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सहेली दृष्टि का सच्चा प्यार उसे जरूर दिलवाऊंगी। पूनम ऐसा कहने के बाद अगले दिन दृष्टि के घर पहुंच जाती है और उसे किसी तरह से घर से निकालकर काली पहाड़ी वाले मंदिर पर ले जाती है। अरे पूनम, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्या हमें अंदर नहीं जाना? जल्दी चलो, देरी हो गई तो तुम्हें पता है ना मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करेगी। वो इतना कहती ही है कि तभी वहां पर नीरज आ जाता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। दृष्टि, तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी नहीं बल्कि तुम्हारा सौदा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से तुम्हारी शादी होने वाली है वो बहुत बुरा है और बुरे काम करता है। तो मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं करता। दृष्टि की इतना कहते ही नीरज उसके हाथों में पकड़ी हुई पूजा की थाली के अंदर से सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर दृष्टि की मांग भर देता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या ये सच है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं प्यार करती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी जगह तुम्हारे मायके में नहीं है, तुम्हारे असली ससुराल में है। नीरज अपने साथ दृष्टि को अपने घर ले आता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाता है उसकी माँ और उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं। उसकी माँ कौशल्या पूजा की थाली लिए खड़ी होती है और दृष्टि का स्वागत करती है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसकी तारीफ करते करते मेरा बेटा थकता ही नहीं है। वैसे तुम बहुत सुंदर और सुशील भी हो। आओ अंदर आ जाओ। अंदर आते ही दृष्टि चारों तरफ देखती है। उनका घर बहुत खूबसूरत तरीके से सजा होता है। ये घर तो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। क्या मेरे आने की खबर माँ जी और बाबूजी को पहले से ही थी? बहू, नीरज ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए हमने तुम्हारे आने की खुशी में पूरे घर को सजाया था, खुद अपने हाथों से। अपने ससुराल में इतना सारा प्यार देखकर दृष्टि बहुत खुश होती है। जो प्यार मुझे मेरे मायके से मिलना चाहिए था वो मुझे तुम्हारी वजह से मेरे ससुराल में मिल गया। ऐसा कहकर दृष्टि नीरज को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपने पति नीरज के साथ अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जामुन के पेड़ पर चुड़ैल का झूला। मंडा नामक एक गांव था जहां गर्मी में सभी लोग जामुन के पेड़ का कई तरह से लुत्फ उठाते हैं। उसकी छांव में बैठते थे और जामुन को तोड़कर बच्चे क्या बड़े क्या सभी खाया करते थे। जामुन थे इतने अच्छे और इतना ही नहीं, बच्चे उस जामुन के पेड़ पर झूला लगाकर भी झूलते थे क्योंकि वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। तभी दोपहर में 12 साल का टीटू अपने दोस्त सोनू और जोया के साथ उस पेड़ के जामुन तोड़कर खा रहा था। टीटू, सोनू, मेरे लिए भी जामुन तोड़ो ना। तुम्हें पता है मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। क्यों तरसा रहे हो? दो, मुझे भी खाना है। ला रहा हूँ पागल। ऐसा कर, मैं डंडे से जामुन की डाली हिलाऊंगा, तू नीचे चुन्नी बिछा ले ताकि जामुन इस पर गिरे। इसकी जितनी है टीटू, तू जमीन पर ही गिरा ले, हम धोकर खाएंगे जामुन। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, जामुन दो, बहुत खाने का मन है। तभी वो बच्चे जामुन तोड़कर एक साथ बैठकर जामुन खाते हैं और कहते हैं, चलो बहुत जामुन खा लिया, अब झूले पर झूलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। तभी वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं जिसमें जोया जीतकर सबसे पहले झूले पर झूलती है तो दोनों लड़के भी चिढ़ते हैं। फिर वो बारी बारी से झूलते हैं। तभी एक बिखरे से बालों वाली औरत जूही झूले को देखकर कहती है, अरे वाह,
कितना बड़ा जामुन का पेड़ है और यहाँ तो झूला भी है। मैं तो झूला झूलूंगी, मैं तो झूला झूलूंगी। ए उतरो, मुझे भी झूला झूलना है। हटो हटो। हम क्यों हटे? हमारा झूला है, यहाँ हम पहले आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे हटो हटो, मुझे भी जामुन खाना है, मेरा पेड़ है ये और अब मैं ही झूलूंगी यहाँ पर। हट जाओ यहाँ से वरना धक्का मार दूंगी तीनों को। ऐसे कैसे मार दोगी? जबरदस्ती है, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर बच्चों से झूला छीनती हो। देखो तो जामुन खाने हैं खा लो, लेकिन हम झूला नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? मैं तो झूला भी झूलूंगी, जामुन भी खाऊंगी और तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी भी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हम रोकेंगे, ईंट पत्थर मारेंगे जब पता चलेगा और अपने पापा को भी बुलाएंगे। टीटू के पापा मुखिया है इस गांव के, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। वो साइको औरत बच्चों से झूला छीनने लगती है, लेकिन बच्चे भी झूला नहीं छोड़ते और टीटू झूले से गिर जाता है। तभी जोया पत्थर उठाकर उसके मारती है, फिर वो दोनों को धक्का मारती है, जिससे जोया और टीटू को सिर पर चोट आती है। माँ पापा, इसने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों के तो सिर से खून बह रहा है, चलो चलो घर चलते हैं, इसकी शामत बाद में बनाएंगे। तभी सोनू उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर कहता है, अब खा ले पागल औरत जामुन। ये क्या किया? तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी डाली है ना। अपनी आंखें धोकर वो उसी जामुन के पेड़ पर झूला झूलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे ऐसी हालत में अपने घर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखकर उनके माता पिता बेहद गुस्से में आ जाते हैं और टीटू के पिता राघव कहता है, बेटा ये तेरी हालत किसने की है, जरा मुझे बता और वहां लेकर चल। उन दोनों बच्चों को भी मारा है ना? छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुखिया के बच्चे को मारने की? पापा वो औरत बहुत पागल है, हम मना कर रहे थे तब भी नहीं मानी वो। अंकल उसको सबक सिखाना, उसने हम तीनों को परेशान किया है, पत्थर भी मारा और झूले से भी उतार के धक्का मारा। चिंता मत करो बच्चों, उसे तो मैं बताऊंगा। केशव, हरिया, जाओ उस औरत को ढूंढो। तभी दो बच्चे और उनके माता पिता घबरा कर कहते हैं, अंकल अंकल, हमारे गांव में एक पागल सी औरत आ गई है, उसने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाने दिए और झूले से उतार कर मारा। वो पागल औरत ने देखिए मेरी बेटी के साथ क्या किया है, और जब मैंने उसे समझाया तो उसने मेरे गालों पर नाखून मार दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे तो पागल लगती है, कहीं वो बच्चों को कुछ कर ना दे, उसका इलाज कीजिए। अरे सब गांव वालों को इकट्ठा कर लो, वो पागल औरत जरूर अभी भी जामुन के पेड़ पर ही होगी, उसे जामुन जो पसंद है, आज उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसी पेड़ पर झूला झूल रही थी। तभी मुखिया कहता है, ए पागल औरत, कौन है तू और तुझे शर्म नहीं आती बच्चों के झूले पर झूलकर? पापा यही है वो पागल आंटी। क्या है तुम लोगों को? इस झूले से उतर और इस गांव से चली जा। तभी जूही जामुन खाकर गुठली मुखिया के मुंह पर थूकती है और सिर खुजाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इस जामुन के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं झूला झूलती हूँ और जामुन भी खाऊंगी। भाग जाओ तुम, वरना तुम्हें भी पत्थर मारूंगी। अरे कितनी बेकार औरत है ये, इस पागल को गांव से निकाल दो और ना माने तो इसी पेड़ पर फांसी पर टांग दो, हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है इसने। तभी दो आदमी उसे झूले से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारती है। तभी 3-4 आदमी आकर उसके हाथ को बांध देते हैं और सिर पर काला कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका देते हैं। तड़प तड़प कर वो मर जाती है और गांव के लोग अपने घर वापस लौटकर फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जहां उनके बच्चे झूला झूलते हैं, सभी लोग जामुन खाते हैं। लेकिन तभी जूही चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जामुन के पेड़ पर आने वाले बच्चों को एक एक करके कैद कर लेती है और लोगों को मार देती है और कहती है, मुझे मार दिया ना इन्होंने, तड़पा तड़पा के जामुन नहीं खाने दिया ना, इस झूले पर झूलने दिया, लेकिन अब मैं झूला झूलूंगी और जो भी आएगा उसे मार डालूंगी। तभी वो फिर से झूला झूलने लगती है। अगले दिन झूले पर खाली झूले को झूलते हुए देख कुछ बच्चे डर जाते हैं
और अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाते हैं। फिर सविता और बिरजू वहां आकर कहते हैं, अरे बिरजू जी, जरा जामुन तोड़ दीजिए, आज तो मेरा भी मन है जामुन खाने का, और जोया को तो बहुत पसंद है, जरा उसके लिए भी जामुन तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा जामुन तोड़ूंगा, मुझे इसका जूस भी बनाना है। वो दोनों जैसे ही जामुन तोड़ने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अचानक से आकर उनका गला पकड़कर कहती है, कितने बेहया और बुज़दिल हो, जो एक औरत को तुमने फांसी पर लटका दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया सिर्फ जामुन के लिए। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जामुन खाने दूंगी? नहीं, मरोगी तुम सब। चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। अरे लगता है ये वापस लौट आई है। चुड़ैल उन दोनों को जमीन पर लेटाकर गर्दन पकड़कर मार डालती है। मरते वक्त बिरजू मिट्टी में उंगली से लिख देता है, वो लौट आई है। कुछ देर बाद उन दोनों की मौत का मुखिया और बाकी लोगों को पता चलता है और बिरजू का लिखा हुआ देखकर वो कहते हैं, अरे भला इन्हें किसने मार दिया, और ये क्यों लिखा है कि वो लौट आई है? आखिर कौन है ये, हमें पता लगाना होगा। अरे कुछ बच्चे भी गायब हो गए हैं हमारे, और मेरा टीटू भी। अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। गांव में अचानक से लोगों की मौत होती है और 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं। मुखिया इस बात का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा का सहारा लेता है, जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं, हाँ, आ गई है वो वापस लौट आई है, जिसे तुमने मारा था फांसी पर लटकाकर। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, जामुन के पेड़ में उसकी आत्मा बस गई है। तांत्रिक बाबा, हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ गांव के बाकी बच्चे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उसका उपाय यही है कि उस जामुन के पेड़ को जला दो, उसके बाद मुझे विधि करनी होगी वहां तुम सबकी सुरक्षा के लिए। तभी मुखिया हाथ में गंगा जल लिए गायत्री मंत्र का जाप करके उसे पेड़ पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होती हैं। वो तड़पती है और कैद किए हुए बच्चे उस पेड़ में से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, अरे टीटू मेरा बच्चा, आजा मेरे पास, चुड़ैल तू गई आज। मुखिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में तांत्रिक उस पेड़ को जला देता है, तभी चुड़ैल भी भस्म होकर मर जाती है। इसके बाद तांत्रिक वहां उन सब की सुरक्षा के लिए उसी जगह पर पूजा करता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं। शांतामणि नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनका मकान मालिक उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद शांतामणि अपनी 5 बेटियों, जो कि 2 नितारा और तारा 4-5 साल की थीं, और शिवानी, पीहू, पाखी 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां उसकी छोटी बेटी तारा कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, तो खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब पेट में तोते तू है, दूध लाए हैं। माँ, ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं बोलेगी। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दीदी मदद तुला रही है, इन्हें पता नहीं ना था तित्ती भूत लगी है, तुम बातें तो थाया नहीं हम तम दे। माँ भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना, सुबह से बहुत चल रहे हैं, अब पैरों में भी दर्द हो रहा है। पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ। माँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी शांतामणि अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहां हैंडपंप से वो पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बंट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है। जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगते हैं तो पुजारी कहता है,
अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से, पता नहीं भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। पंडित जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए, बहुत देर से भूखे हैं। इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बच्चों समेत बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ भी वो भीग जाते हैं और शिवानी पीहू छींक मारते हैं। आचू! माँ ठंड लग रही है। माँ मुझे तो बहुत कपकपी हो रही है, मेरे पास तो 1-2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। माँ हमें कोई छत तो दो ना माँ, दोनों छोटी बीमार पड़ जाएंगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, इस बारिश के कम होते ही मैं कोई जगह ढूंढ लूंगी जहाँ तुम रह सको। अरे तारा को बुखार आ गया। हे भगवान, हम गरीबों पर ये कैसा दुख का बवंडर छाया है। मेरे बच्चे ऐसे समय में ठंड से काट रहे हैं और कोई घर भी नहीं है। बच्ची को भी बुखार आ गया, कोई सहारा दीजिए भोलेनाथ। तभी सामने जाते रिक्शे से एक बड़ी सी पन्नी गिर जाती है, जिसे उठाकर शांता अपने बच्चों को ढककर जैसे तैसे एक पार्क में ले जाती है, जहाँ उसे बड़े बड़े पाइप मिलते हैं और उस पाइप में माँ बेटियां बैठ जाती हैं। बच्चों आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। बारिश कम हो जाएगी तो आग जला दूंगी। बारिश बंद होते ही शांता रूखा सूखा कचरा कहीं से उठाकर जैसे ही जलाने जाती है तो एक कचरे वाला कहता है, अरे बहन ये क्या कर रही हो तुम? इसे जलाओ मत, सामने वाली दुकान पर इसे बेच दो, कम से कम तुम्हें इसके 20-30 रुपए मिल जाएंगे। कहाँ भैया, क्या सच में भैया इसके पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, कचरा ढूंढकर वहाँ जमा कर दिया करो, अरे उसके पैसे मिलते हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तभी शांता वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से वो सस्ते ढाबे से खाना लाकर थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला देती है और कहती है, क्यों ना मैं कचरा ढूंढना शुरू कर दूं, जिससे बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और तारा के लिए अभी दवाई भी ले आऊंगी। बच्चों मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो आई हो। कचरा ढूंढूंगी बेटा, जिससे तुम्हारा पेट पाल सकूं। आप अकेले क्यों जा रही हो? हम भी आपकी मदद करवाते हैं। ठीक है, तुम और पीहू मेरे साथ चलो। पाखी बेटा तुम इन दोनों का ख्याल रखना, बड़ी हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहीं जाना मत। तभी शांता अपने बच्चों को समझा देती है और दोनों अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, जिनके बदले में कचरे वाला उन्हें कुछ पैसे देता है और इस तरह वो कचरा ढूंढ ढूंढ कर अपना गुजर बसर करने लगती हैं। एक दिन शांता को कूड़ा बीनते हुए सोने की अंगूठी मिलती है, जिसका मालिक न मिलने पर वो एक किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों के साथ वहां रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है और कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर का खर्चा चलाती है। इस तरह 15 बरस बीत जाते हैं। 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं, वो भी अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, साथ ही पढ़ाई भी किया करती थी और थोड़ा बहुत उसने दहेज भी इकट्ठा कर लिया था। पढ़ाई अच्छी करने से 5 बेटियों की नौकरी भी छोटी मोटी जगह लग जाती है, जिससे शांतामणि का बोझ कम हो जाता है। तभी एक दिन अपनी बेटियों से वो कहती है, बेटा तुम कितना काम करोगी, तुम 5 बड़ी हो चुकी हो, मैं रहूं या ना रहूं कुछ कह नहीं सकते, शरीर में जान नहीं है, इसलिए तुम 5 के लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। 5 भाई बहुत अच्छे हैं, शादी करके तुम वहां बहुत खुश रहोगी, तुम्हें मंजूर तो है ना? माँ आपने हमारे लिए जैसा भी रिश्ता देखा है हमें मंजूर है, क्योंकि आप हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद उनके छोटे से घर में उन 5 बेटों की माँ कावेरी आकर कहती है, देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद हैं, गोरी हैं, बाहर का कामकाज भी करना जानती हैं, इसलिए अपने हीरे जैसे बेटे से मैं उनकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ, पर आप थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, 5 बेटियों के हिसाब से मेरे पास जो है मैं सब कुछ करूंगी, आप शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनकर कावेरी चली जाती है। अगले हफ्ते शांतामणि की 5 बेटियों की शादी कावेरी के 5 बेटों से हो जाती है।
तभी विदाई के समय दहेज का सामान देखकर कावेरी विदाई रोककर कहती है, माफ कीजिएगा शांतामणि बहन, लेकिन हम आपकी बेटियों को विदा करके घर नहीं ले जा सकते। आपने कहा था आप अच्छे से दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये सब क्या है? 5 बेटियों के नाम पर आपने एक टीवी, अलमारी, बेड दे दिया। ना फ्रिज है, ना एसी है, हाथ पर पैसे भी 20,000 रुपए रखे हैं। 5 बेटियों के हिसाब से 5 जगह दहेज भी तो देती। बहन जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। बहुत संघर्ष करके ये सब जमा किया है मैंने अपनी बेटियों के लिए। मुझे लगा था आप खुले विचारों की हैं तो दहेज की मांग नहीं करेंगे और इतने से बात बन जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों की डोली मत रोकिए। नहीं, आपको दहेज जुटाना ही होगा। तभी लोगों के सामने शांतामणि भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है, किसी सब्जी वाले से तो किसी दूध वाले से, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। ये देखकर 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आप किस जमाने में जी रही हैं? दहेज लेना और देना दोनों ही गलत हैं। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, आप ये तो जान ही लीजिए कि हमारी माँ ने कैसे हमारा पालन पोषण किया है। पाइप में रहते थे, कचरा बीनकर हमें खाना खिलाया है, पढ़ाया है, काबिल बनाया है। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, ये भी जैसे तैसे दहेज जमा किया है। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? नहीं ना? आप बताइए मोहन जी। हाँ माँ, आपके बेटे बहुत कमाऊ हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। माँ ने बहुत संघर्ष करके अकेले उन 5 को पाला है। कचरा बीन कर सालों तक गुजारा करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और माँ, एक माँ अपनी 5 बेटियां दे रही है जो कि बेहद अनमोल होती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होती हैं, तो और क्या चाहिए हमें? प्लीज माँ, अपनी बहुओं को घर ले चलिए। तुम्हारे मुंह से ये सब बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। शांतामणि बहन और बहुओं, बेटे मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोला। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे कीमती अनमोल तो तुम ही हो जो मेरे घर को स्वर्ग बना कर रखोगी। चलो बेटा, बहुओं को अपने घर ले चलो। शुक्रिया बहन जी। माँ, हम सबको इतने प्यार और अच्छी परवरिश से पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी 5 बेटियां अपनी माँ के गले लगकर रोती हैं और अपने जीवन साथी के साथ विदा होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। काली बहू का पति लाया गोरी सौतन। कादम्बरी देवी के घर में पोते की छठी का अवसर छिटका हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ था, चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी। आखिरकार आज बहू ने घर का वंश जो बढ़ाया था। लोगों ने मेघा को ढेर सारी बधाइयां दी और घर चले गए, मगर एक अजीब सी कश्मकश मेघा के मन को घेरे हुए थी। सब कुछ कितनी हंसी खुशी बीत गया। देख बहू, हमारे मुन्ने को कितने सारे उपहार मिले हैं। अरे मेघा बहू, कहाँ खोई हुई है? मुन्ना बिलखे जा रहा है और तेरा ध्यान कहीं और बटा है। माँ जी, प्रणव जी हमारे बेटे को देखकर खुश तो होंगे ना? कहीं इसका काला रंग देखकर वो इसे ठुकरा ना दे। मेघा बहू, तू बेवजह ही परेशान हो रही है। जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी तब तेरे काले रंग से मैं भी तो कटी कटी रहती थी, तुझसे मीठे मुंह बात भी नहीं करती थी, मगर तेरे शरबती स्नेह में घुल मिल गई। तू देखना, जब वो अपने बेटे को गोद में उठाएगा तो उसका पत्थर दिल पिता बनने की खुशी से खुद ब खुद पसीज पड़ेगा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। ऐसा कहकर कादम्बरी वहां से चली जाती है। तभी बिजली के कड़कड़ाहट के साथ इठलाते हवा के झटके से खिड़की खुल जाती है, जिसे देखकर मेघा घबराते हुए कहती है, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेघा का मन सारी रात चिंताओं में घुला जा रहा था। तभी सुबह दरवाजे की खटखटाहट से सभी की आंखें खुल जाती है। मेघा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है, जहां सामने प्रणव खड़ा था, जिसके बगल में शिखा नाम की एक दूसरी सुंदर सी लड़की थी, जो प्रणव की दूसरी पत्नी थी। अपनी सौतन को सामने खड़ा देखकर मेघा का मन टुकड़ों में बिखर जाता है। प्रणव, तुमने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल ना आया और तुम्हें एक शादीशुदा इंसान से शादी करते शर्म नहीं आई? शर्म तो मेरी सैंडल के नीचे दबकर मर गई। ये तो प्रणव के पूजनीय माता पिता ने प्रणव पर तुम जैसी काली लड़की से शादी करने की बात थोपी।
प्रणव तुम जैसी काली कलूटी से सो कॉल्ड शादी करके खुश नहीं था, इसलिए वो अपने हिस्से की खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आ पहुंचा। देखो मुझे और प्रणव को, इसे कहते हैं एक परफेक्ट कपल। ये सुनकर मेघा आगे बढ़कर अपने बच्चे को प्रणव के पास लाती है। प्रणव, हमारा जीता जागता बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम इस सच से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? झूठी फरेबी, जब मैंने तुझे छुआ ही नहीं तो तू मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? पता नहीं किस काले कुजात का गंदा खून है, इसका रंग रुआब काला है। ना तो ये मेरा बच्चा है और ना तो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी सिर्फ शिखा है। प्रणव मेघा और उसके बच्चे को ठुकराकर शिखा के साथ कमरे की ओर बढ़ जाता है और मेघा बिलखती हुई अपना सामान बांधने लगती है। तभी कादम्बरी कमरे में आकर कहती है, जोश में होश खोने से पहले एक बार अपने बेटे के बारे में तो सोच। इस घर से जैसे ही तू अपने डग बाहर निकालेगी, समाज के सूबेदार इसे बिना बाप की औलाद कहेंगे और तेरे चरित्र पर लांछन लगाएंगे। मगर विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण खींच कर ले आ सकती है। अब तुझे अपना श्रृंगार अपनी सौतन से हर सूरत में छीनना होगा। अपनी सास की बात से मेघा के टूटे मन में एक आस उजागर हो जाती है। अगली सुबह मेघा सभी के लिए खाना नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा देती है। तभी मेकअप से लदी गोरी सौतन प्रणव के बगल में आकर बैठ जाती है। शिखा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा बनाया है। हाँ प्रणव, ये पराठा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये पराठा मैंने बनाया है प्रणव जी। ये सुनकर गुस्से में उबलता प्रणव खाने की प्लेट दूर करते हुए बोलता है, किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने को? हाँ, क्या लगता है तुम्हें इन घिसे पीटे पैतरों से मैं पिघल जाऊंगा और तुम जैसी काली बदसूरत को अपनी बीवी मान लूंगा? आज से मेरा खाना मेरी पत्नी बनाएगी, सिर्फ शिखा। अरे प्रणव, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? ये चूल्हे चौकी की चोचलेबाजी मेरे बस की बात नहीं। प्रणव जी, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी सौतन को डर है कि कहीं किचन में करछी चमचा चलाकर उसका रंग मेरे जैसा काला ना पड़ जाए। क्यों मेरी सौतन साहिबा, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं बनाऊंगी प्रणव का खाना। शाबाश मेरी प्यारी सौतन, तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। शाम को शिखा प्रणव के लिए खाना बनाकर उसे परोसती है, जिसे देखकर प्रणव बुरा सा मुंह बनाकर बोलता है, शिखा, ये कैसा अतरंगी खाना बनाया तुमने? हाँ, ये जली भुनी रोटियां और ये जहर जैसी सब्जी, जान निकल गई मेरी तो। बस करो, एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम झूठे मुंह भी मेरी तारीफ नहीं कर रहे। इतना ही बुरा बनाया है मैंने खाना, तो जाओ जाकर खुद बनाओ खाना। शिखा प्रणव पर चिल्लाकर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और प्रणव भूख से मंदाम मेघा का बनाया खाना खाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और प्रणव को पता भी नहीं चलता कि कब उसके लड़खड़ाते कदम पहली पत्नी के पास जा पहुंचती है। क्या बात है प्रणव बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं पिताजी। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे अपने मन की बातें खोल कर कह सकता है। तेरा झुका हुआ सर बता रहा है कि तू अपने किए पर पछता रहा है। पता नहीं पिताजी, मेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए और मेघा की मांग का सिंदूर मैंने शिखा के मांग में कैसे सजा दिया। फिर भी मेघा अपनी पत्नी धर्म निभा रही है। बेटा, जा और मेघा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगी। प्रणव भीगी पलकों के साथ मेघा के पास आकर कहता है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं मेघा। काश मैंने तुम्हारे काले रंग को छोड़कर तुम्हारे मन में झांक लिया होता। मैंने तुम्हारे जीवन में सौतन का कांटा बो दिया, फिर भी तुम मुझ जैसे घटिया इंसान को मन का देवता बनाकर पूछती रही। आखिर क्यों मेघा, आखिर क्यों? क्योंकि दोष सिर्फ आपका नहीं प्रणव जी। अगर मैं कुरूप काली ना होती तो शायद आपके कदम ना लड़खड़ाते। हर इंसान के मन में खूबसूरत हमसफर पाने की होड़ होती है और जब वो ख्वाब टूट बिखरता है तो अक्सर हम भटक जाते हैं। मैंने आपको माफ किया। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा, कोई हमारे दरमियान नहीं आएगा। वाह प्रणव, पता था मुझे कि तुम इस काली कमली के पीछे जरूर चल पड़ोगे। जा रही हूँ मैं अपने विनय के साथ, क्योंकि तुम जैसे फटीचर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं। इसका मतलब मेरे साथ शादी सिर्फ एक ढोंग था? हाँ, और वैसे भी गोरी पत्नी की ललक में तुम खुद मेरे आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रहे थे। अगर तुम अपनी काली बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिताना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रुपए दे देना, वरना तुमसे और तुम्हारी काली बीवी से मेरी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। इसकी नौबत नहीं आएगी नकली बहू रानी। ये रहे 10 लाख रुपए, और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना।
चले जाओ यहाँ से। इस तरह आखिर में शिखा पैसे लेकर प्रणव और मेघा की जिंदगी से चली जाती है, जिसके बाद मेघा को अपने हिस्से का प्यार और अपना पति वापस मिल जाता है। साथ ही अपने बेटे को पिता का नाम मिल जाता है, जो उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। मगर प्रणव अपनी उस भूल को आज तक भुला नहीं पाया। आज भी उसके लड़खड़ाए कदमों की वो बुरी याद उसके जहन में जिंदा है। शिखा जैसा साया हर मोड़ पर ताक लगाए खड़ा है कि कब किसी की शादीशुदा जोड़े के जीवन में सौतन की डाह बनकर डेरी डाल ले। ऐसे गलत रिश्तों से बचाव ही बुद्धि का मूल है।